नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोलर फेंसिंग लगाएं, फसलों को आवारा पशुओं से बचाएं। अमरूद के बाग में छाल भक्षक कीट के नियंत्रण के उपाय। अपने राज्य में किसानों के सामने आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है, जो फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच के रूप में वरदान साबित हुआ है। सोलर फेंसिंग सिस्टम इसे किसान अपने खेतों में लगाकर आवारा जानवरों से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान राजू लाल यादव से मिलवा रहे हैं, जो सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाकर अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ चारागाह की कमी है, जो पहले थे वो सूख चुके हैं, इसलिए आवारा पशु तो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। तो चलिए जानते हैं सोलर फेंसिंग सिस्टम की कार्यविधि और उपयोगिता और उसके फायदे के बारे में। हर किसान आवारा पशुओं से काफ़ी परेशान रहता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोलर फेंसिंग लगाई। फिर ये मशीन में इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। ये एक तो होता है ग्राउंड का, जो ब्लैक वाला है, ये ग्राउंड बनाना पड़ता है इसका। ये यहाँ पे मैंने खोद रखा है, यहाँ पे लगभग 6 फीट नीचे ज़मीन में 6 फीट नीचे ये एक रॉड डाल रखी है कॉपर की। फिर इस रॉड से इसको कनेक्ट कर दिया वायर को, ये वाला वायर। दूसरा टर्मिनल जो है वो अपनी फेंसिंग में लगेगा वायर, ये रेड वाला। तो इसको अपन ने यहाँ से कनेक्ट करके और यहाँ वायर जो फेंसिंग वाला है क्लिच वायर, इसमें लगा दिया और दूसरे वाले में भी इसको कनेक्ट कर दिया। डायरेक्ट बांस में इसको नहीं बांध सकते, क्योंकि बांस जब बरसात आती है तो गीला होके और करंट को नीचे फ्लो कर देता है। इसलिए इसमें ये एक डिवाइस आती है छोटी सी, ये प्लास्टिक की गिट्टी आती है। इसकी वजह से हमारी फेंसिंग का जो करंट है वो नीचे ज़मीन में नहीं जाता और हमारी जो बैटरी है वो खाली नहीं होती रात को। यहाँ पर ये दिन में सोलर से चलाने के लिए ये वायर लगी हुई है और इस वायर को हमने उस सोलर प्लेट से कनेक्ट कर रखा है वहाँ। तो दिन में तो ये इससे चल जाती है और रात में यहाँ अगर ज़रूरत पड़े तो बैटरी का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे हो जाता है। और ये ऑन ऑफ इससे ऑन हो जाता है, ऑन करते ही फेंसिंग में करंट दौड़ने लगता है। और इसके साथ इसमें ये अलार्म का बटन है, इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं अलार्म को। और अगर हमें रात में ही चलाना है तो इसमें भी सिस्टम दिया हुआ है, 12 घंटे चला सकते हैं रात को, फिर सुबह होते ही अपने आप बंद भी हो जाता है। और एक एक्स्ट्रा पावर का भी इसमें सिस्टम है, अगर हमें ज़्यादा तेज़ करंट दौड़ाना है तो इसको भी ऑन ऑफ करके कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस मशीन को चलाने के लिए ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ 16 वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो दिन में बैटरी इसके साथ रहती है, वो दिन में चार्ज हो जाती है सोलर से, जो सोलर प्लेट लगी है छोटी वाली। उसके बाद रात में बैटरी से इसमें करंट फ्लो होता रहता है। तो इस तरह से
पूरी रात और पूरे दिन बहुत कम खर्चे में पूरे खेत की रखवाली हो जाती है। इससे हमारी फसल काफ़ी नुकसान होने से बचाव हो जाता है। इस मशीन को लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जो करंट का इसमें फ्लो जाता है, जो झटका लगता है, वो हमारे लिए भी नुकसान नहीं करता। बाय द वे हमारा हाथ या कुछ हमारी बॉडी टच हो जाती है तो उसमें एक झटका लग के फिर छोड़ देता है। इसके लगने से मृत्यु नहीं होती किसी भी जानवर की या इंसान की। जानवर को भी एक बार झटका लगने के बाद फिर वो दूर भाग जाता है, उसके आसपास ही नहीं आता। जैसे ही कोई जानवर या कोई भी ऑब्जेक्ट टच होता है तो इस मशीन में सायरन बज जाता है। वो सायरन बजने के साथ ही हम आके उसको संभाल लेते हैं, भाई कहाँ से टूटा, कौन जानवर आया, कैसे आया। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं सोलर फेंसिंग सिस्टम को खेत में लगवाने पर होने वाले खर्च के बारे में, जो इस प्रकार है। तरह से पूरे जो खेत है मेरा 2 हेक्टेयर का, उसमें 100 बांस लगे थे। इसमें अगर खर्चे की बात करें हम तो 20-25 हज़ार रुपये का खर्च आता है 2 हेक्टेयर में, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। वो अगर जाली वाली फेंसिंग अपन करते हैं तो उसमें तो 60-70 हज़ार रुपये लगता है किसान को, जबकि इसमें उसका 1/3 हिस्सा ही लगता है पैसे का। इसमें 5,000 रुपये के बांस लगे थे मेरे और 10-12 हज़ार रुपये का वायर आ गया था। 3500 रुपये की ये झटका मशीन और 1500 रुपये की सोलर प्लेट और रात में चलाने के लिए 5,000 रुपये की बैटरी। इस तरीके से 20-25 हज़ार रुपये मेरे खेत में खर्च हुए और उसके बाद सब पशुओं से सुरक्षा हो जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अमरूद के बाग बहुत कम देखभाल में आसानी से लग जाते हैं, लेकिन अमरूद के बाग में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अमरूद के छाल भक्षक कीट के बारे में, जो पौधों की छाल, शाखाओं और तनों में सुरंग बनाकर उसे खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार से। किसान भाइयों, अमरूद में बहुत तरह का समस्या है, जैसे फल मक्खी है और भी विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन उसमें एक जो कीड़ा है वो तना भेदक कीड़ा बहुत ही कष्टदायक है। जिन्होंने अमरूद का बाग लगाया है उनके वहाँ अगर तना भेदक का प्रकोप हो जाए तो वो समूचे पौधे का नाश कर देता है। यह कीट अमरूद ही नहीं बल्कि आम और आंवला सहित कई फल वृक्षों को भारी क्षति करता है। इस कीट को छाल भक्षक कीट के नाम से भी जानते हैं। इस कीट का पतंगा छाल की दरारों में गुच्छों में अंडे देता है, जिसमें से निकलने वाला लार्वा अंदर से छाल को खाने लगता है। इसकी संख्या अधिक होने पर इनके द्वारा नुकसान का स्तर तेजी से बढ़ता जाता है और फल वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं। उसका जो पिल्लू है वो क्या करता है कि तने के गांठ जहाँ पर हैं, ज़्यादातर गांठ में वो उसमें छेद करके घुस जाता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो और उस पर क्षति का लक्षण ये दिखता है, जैसे अगर उसमें कीड़ा है, ये किसान भाइयों को पता चलने के लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर जहाँ छेद होता है उसके ऊपर बुरादा, लकड़ी का बुरादा जैसा निकला रहता है, मखमली रहता है, वो उससे पता चलता है कि यहाँ पर छेद हुआ और छेद भी दिखता है। ये छोटा छोटा इल्ली होता है सफ़ेद से भूरे रंग का और ये उसके अंदर मिलता है और सबसे बड़ी पहचान इसकी जो है वो तना में छेद होता है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरा चूरा, लकड़ी का चूरा मिलेगा, तो आप उससे देख के आप समझ सकते हैं कि ये इसमें समस्या कर गई है।
तो इसके लिए हम लोगों को बचाव के लिए किसान भाई क्या करें, पहले तो बाग को साफ़ सुथरा रखना है, दूसरा किसी तरह का खरपतवार ना हो, तीसरा क्या है जहाँ छेद हो पतले तार से क्या करें कि अंदर में इल्लियों को निकाल दें, अंदर में तार घुसेड़ के हुक बना के उसको खींच के निकाल दें, और संभव हो तो किसी हवा से, पंप से या किसी से हवा मार के अंदर जो कुछ भी हो उसको निकालने का कोशिश करें। उसके बाद क्या करेंगे कि एक रुई का फाहा लेके उसको केरोसिन में डुबो देंगे और उस फाहा को उस छेद के अंदर डाल के, और थोड़ा सा हो सके संभव हो तो थोड़ा केरोसिन तेल भी उसके अंदर डाल के मट्टी से ढक देंगे। उसके बाद इसके 1 सप्ताह के बाद अगर आप किसान भाइयों ऐसा लगता है कि फिर भी प्रकोप हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, फिर क्या करें कि कोई भी दानेदार कीटनाशक जो बाज़ार में उपलब्ध हो उसको आधा चम्मच के जैसा उसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें, और उसके बाद फिर उस मट्टी को, छेद को मट्टी के लेप से बंद कर दें। ऐसा करने से इस कीड़े का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा छिद्र में आप पेट्रोल या फिर डाइक्लोरोवास कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन दवाओं के प्रयोग के बाद जब मिट्टी का लेप लगाते हैं तो उस मिट्टी में ताज़ा गोबर जरूर मिला दें। गोबर का प्रयोग इस कीट के नियंत्रण में काफी उपयोगी पाया गया है। बागों का जो जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त पौधे हैं, संभव हो तो टहनियों को काट दें, और ऐसे जगह है जहाँ से काटने से नुकसान हो जाएगा और बाद बाकी पौधा ठीक है तो ऐसे जगह अभी जैसा मैंने उपाय बताया है वो उपाय कर लें। अन्यथा जहाँ ख़राब कर दिया है ज़्यादा, उस टहनी को काट दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बताए हुए मेरे जो भी उपाय हैं उनको करने से किसान भाइयों को इससे निजात मिल जाएगा। धन्यवाद। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसानों के सामने मृदा जनित कई रोगों की समस्या मुख्य रूप से देखने में आती है, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान होता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर इन रोगों की रोकथाम के उपायों को अपनाएं। इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकराड़ा के विषय विशेषज्ञ इरफान खान। आज अपन बात करेंगे भूमि जनित विभिन्न प्रकार के जो कवक हुए और जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में। तो जो जितनी भी कवक जनित बीमारियां हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें जो भूमि जनित जो बीमारियां हैं उनका विशेष योगदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसानों को परेशान करती हैं और जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं वो है भूमि जनित बीमारियां। भूमि जनित जो बीमारियां होती है वो फसल होती है उसकी प्रारंभिक अवस्थाओं में ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। पौधा प्रारंभिक अवस्था में कमज़ोर होता है, इसलिए वो आसानी से उसके ऊपर आक्रमण करके उस पौधे को, उस फसल को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। किसान भाइयों, मृदा जनित रोगों द्वारा फसलों में भारी नुकसान होता है और कभी कभी तो समय पर इन रोगों का नियंत्रण नहीं करने से पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। किसान सब्जियों के बीज महंगे दामों पर खरीदकर नर्सरी में लगाते हैं और इस आर्द्र गलन रोग के कारण सब्जियों की पौध नष्ट हो जाती है। जो प्रमुख भूमि जनित बीमारियां हैं उसमें काली जड़ है, तना गलन है, जड़ गलन है, और जो डैम्पिंग ऑफ या जिसको आर्द्र गलन बोलते हैं, ये प्रमुख बीमारियां हैं। ये सब्जियों में आर्द्र गलन सबसे प्रमुख है, और जो जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है, और जिसको सूखा गलन भी बोलते हैं, सूखा गलन आता है। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये हैं भूमि जनित। तो इन बीमारियों के जो कवक होते हैं वो हमेशा भूमि के अंदर रहते हैं। जब भी उनके जो होस्ट है, जो फसलें हैं, उनकी जड़ें उनके बीजाणु के संपर्क में आती है तो उनका गुणन शुरू हो जाता है, और गुणन शुरू होने के बाद में वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जड़ों के माध्यम से या तो तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या फिर जड़ों को खराब करके या गड़ा या सड़ा के पूरे पौधे को ही ख़त्म कर देते हैं। जब ये फसलें नहीं रहती, जिसको अपन ऑफ सीजन बोलते हैं, उस समय जो ये कवक होते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं या जो जिसको स्पोर बोलते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर जो मर्तोब जीवी की तरह रहते हैं। मर्तोब जीवी का मतलब हो गया कि ये सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ही अपना रहन सहन करते हैं, और जब भी फसल
की जड़ें, या जब भी किसान फसल लगाते हैं और उनकी जड़ें निकलना शुरू होती है तो उनके जड़ों पे आक्रमण करके ये धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता रहता है और किसानों को हर साल ये जो बीमारियां ये परेशान करती है। तो इनके रोकथाम के लिए सबसे जो प्रमुख विधि है वो बीजोपचार ही है। इसलिए किसान जब भी फसल लगाएं तो ये भूमिजनित जो बीमारियां हैं सब्जियों में, जैसे डैम्पिंग ऑफ है और अन्य जो तिलहनी, दलहनी और खाद्यान्न फसलें हैं उनमें जड़ गलन है, तना गलन है या काली जड़ है, तो इनके रोकथाम के लिए हमेशा बीजोपचार करें। इसके अलावा किसान भाइयों, आप रोगों के नियंत्रण के लिए 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 100 किलोग्राम गोबर या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर प्रयोग करें। इसके साथ ही आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर ड्रेंचिंग करें ताकि इस रोग का समय पर नियंत्रण किया जा सके। और जो विभिन्न अनुसंधान केंद्र हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके द्वारा जो सिफारिश की गई दवाइयां हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, और दवाई जितनी सिफारिश की जाती है उतनी ही इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से अंकुरण की जो समस्या है वो किसानों के सामने आती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है नया गांव जिला बूंदी के रमेश कुमार ने। आपकी धान की फसल में तना छेदक कीट लग रहा है, आप इसके नियंत्रण के लिए जरूरी जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु जोहार। धान भारतवर्ष का बहुत ही प्रमुख फसल है। इसकी खेती खरीफ मौसम में, बरसात के मौसम में मुख्य रूप से बड़े क्षेत्र में होता है। तो धान की खेती में तना छेदक एक कीड़ा होता है जिसका प्रकोप बहुत अधिक होता है, और इस धान के तना छेदक का प्रकोप नर्सरी पौधशाला से लेकर के मुख्य खेत तक होता है, और इसके आक्रमण के चलते धान के उपज में काफ़ी क्षति हो जाती है। तना छेदक कीट की सूढ़ियां काफी हानिकारक होती हैं। ये हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती हैं। मादा सूढ़ी के पंख पीले होते हैं। ये पौधे की गोभ में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे पौध की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे के गोभ के तने को काट देती है, जिससे गोभ सूख जाता है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। तो क्षति का लक्षण हुआ, इसके निदान के लिए आप नर्सरी से ही शुरू करना है। 250 ग्राम कार्टप हाइड्रोक्लोराइड या फिप्रोनिल 0.3 G नामक दानेदार कीटनाशी का 200 ग्राम या 250 ग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से उसमें बिखेरना है दाना को, और उसके बाद हल्की सिंचाई कर देनी है। तो ये हुआ पौधशाला की बात हो गई। जब धान आप रोपते हैं, धान के रोपाई के 3 सप्ताह बाद धान के खेत में कार्टप हाइड्रोक्लोराइड या फिप्रोनिल दोनों में से किसी एक के दाने का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें आप उसको बिखेर दें। ऐसा, और उसके बाद में ये भी शर्त है कि अगर दानेदार दवाई डालनी है खेत में, खड़ा पानी होना चाहिए, पानी बहता हुआ नहीं होना चाहिए, 2-3 सेंटीमीटर। उसके बाद भी अगर धान के खेत में आपका तना छेदक का प्रकोप होता है बाद में, तो आप कीटनाशी से छिड़काव कर सकते हैं। कीटनाशी छिड़काव करने के लिए आजकल बहुत ही एक नया कीटनाशी आया है जिसका नाम फ्लूबेंडियामाइड या फेम है। 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। साथ ही खेतों में जगह जगह पर फेरोमोन ट्रैप को लगाएं, जिससे वयस्क नर कीट ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक गोभ मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।